कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी वो द्रव्य के तापीय गुण के बारे में चर्चा हो रही थी। आज उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद न्यूमेरिकल हम 2-4 दस को बताएंगे और आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा फिर मुझसे संपर्क करिएगा व्हाट्सएप नंबर से। तो पहले आप चलते हैं, तो हमने जो चर्चा किया था ऊष्मामापी का जल तुल्यांक तक चर्चा कर दिया था। अब आते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ को या वस्तु को गर्म करते हैं, जब भी किसी वस्तु को गर्म करते हैं क्या ठंडा करते हैं, तो पहले गर्म की बात करते हैं। जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है, और अधिक गर्म करेंगे तो और बढ़ने लगेगा। परंतु एक स्थिति ऐसी, अगर ऊष्मा हम देते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि अब उसका ताप नहीं बढ़ेगा। इसके बाद भी आप उसको गर्म करेंगे तब वो अपनी अवस्था बदल देगा। यानी एक नियत ताप पर, एक वस्तु के नियत ताप पर एक वस्तु को एक अवस्था से दूसरे अवस्था, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से ठोस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ये क्रिया। किसी ठोस को गर्म करेंगे द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को ठंडा करेंगे द्रव में आएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नियत ताप पर किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन की क्रिया होती है उसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अवस्था। नियत ताप पर किसी पदार्थ का एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। और इस अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, इसको नाम दिया जाता है गुप्त ऊष्मा। तो इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसकी परिभाषा दी जाती है कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव, ताप स्थिर होता है, इसकी अवस्था परिवर्तन की जब क्रिया होती है तो इस ताप नियत होता है। नियत ताप किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है Q बराबर होती है mL, जहां L जो होता है उस वस्तु के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए गुप्त ऊष्मा का L बराबर आपका Q/m। तो इसका जब मात्रक निकालेंगे तो ऊष्मा का मात्रक अगर आप हम जूल लिखेंगे तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगर कैलोरी लिखेंगे तो कैलोरी प्रति ग्राम लिखेंगे, तब द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लिखेंगे, और किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निकालने का। देखिए, ताप अगर परिवर्तित किया जाए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q बराबर mc डेल्टा T, और अवस्था अगर बदली जाए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, Q बराबर ml। देखिए, गुप्त ऊष्मा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक गुप्त ऊष्मा होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा की क्या परिभाषा होगी, नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के वस्तु, एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव अवस्था में अथवा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के किसी ठोस को द्रव अवस्था में अथवा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में। अब देखिए, जो ठोस से जब द्रव अवस्था में, तो पदार्थ को ऊष्मा देनी पड़ेगी, और द्रव को जब ठोस अवस्था में कन्वर्ट करना होगा तो उससे ऊष्मा ली है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगर इसको जूल में बदला जाए तो 3.36 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। इसका क्या मतलब है? कभी कभी पूछा जाता है कि जल के बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका क्या है? तो इसका अर्थ है कि एकांक द्रव्यमान या 1 ग्राम बर्फ जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम जल में कन्वर्ट होने के लिए या बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? 80 कैलोरी। अगर इसकी भाषा में बात किया जाए तो 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम जल में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 3.36 × 10⁵ इसलिए देखे होंगे, जब बर्फ गिरती है तब ठंड नहीं पड़ती, बर्फ गिरने के बाद ठंड पड़ती है, शायद पड़ेगी। रीजन क्या होता है कि बर्फ जब पिघलता है तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता है, और ऊष्मा कहाँ से लेता है? पृथ्वी वातावरण से लेता है, पृथ्वी के वातावरण से लेता है, इसलिए वातावरण का ताप गिर जाता है। तो बर्फ गिरते जब गिर रही होती तब ठंड नहीं पड़ती, गिरने के बाद। आगे प्रश्न, दूसरे प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये इसकी क्या परिभाषा होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की भी परिभाषा होती है कि नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के द्रव को वाष्प अवस्था में अथवा वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे फिर से समझ लीजिए इसकी परिभाषा, 1 नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के किसी द्रव को वाष्प अवस्था में अथवा वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम, और या 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस के, जो बर्फ जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प अवस्था में बन जाता है। तो 1 ग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 536 कैलोरी। इसका व्यवहारिक जीवन में होगा कि खौलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक गुणकारी होगा, क्योंकि 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी अतिरिक्त ऊष्मा होती है, इसलिए आपको ज्यादा इफेक्ट देगा भाप। तो ये था अवस्था परिवर्तन, ये मतलब वाष्प ऊष्मा के। अब देखिए अवस्था परिवर्तन पर दाब का कुछ प्रभाव होता है। तो पहले आते हैं गलनांक का प्रभाव, गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब, गलनांक पर दाब का प्रभाव है। तो गलनांक पर दाब का देखिए, जो ठोस गलने पर, जिन ठोसों जो ठोस
गलने पर आयतन में बढ़ते हैं, जो ठोस गलने पर क्या हो, आयतन में क्या हो, बढ़, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। जैसे मोम, नाइट्रोजन, इन सब का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में जिनका जो जब वो ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होते हैं तो उनका आयतन घट जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ, जो ठोस ताप बढ़ने पर आयतन में घटते हैं, जैसे जल, जब ठोस बर्फ जल में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन कम होता है, तो दाब बढ़ने पर आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे मोम, नाइट्रोजन का गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, जबकि बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो ठोस द्रव अवस्था में जब परिवर्तित होते हैं, अगर उनका आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक समझते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है वो गलनांक है। ठीक है, तो जो ठोस द्रव अवस्था में जब परिवर्तित हो और उनका आयतन पहले से बढ़ जाए तो उसका मतलब दाब बढ़ेगा तो उनका गलनांक भी बढ़ेगा। पर कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित जब होते हैं तो उनका आयतन घट जाता है। जैसे बर्फ जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन घट जाता है, तो ऐसे दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी तरह से एक शब्द है क्वथनांक। क्वथनांक जानते होंगे, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वो एक होता है क्वथन, एक होता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब, क्वथन का मतलब क्या होता है कि द्रव का उबलना क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। यानी द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है, यानी उबलना जो होता है वो क्वथन कहलाता है। और जिस ताप पर क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है वो दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, जबकि दाब घटने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। बाकी आपको मैंने नोट्स बनाया होगा, पुनर्निमायन एक एग्जाम्पल है, और त्रिक बिंदु आपको मैं बता दूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो बताइएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा। ये चैप्टर आपका पूरी तरह समाप्त हो गया। ये 4 फार्मूले हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कल से हम आपको, आज हम न्यूमेरिकल का PDF बना के भेज देते हैं, अब आप उस PDF को फाइल, उसको आप क्या करिएगा, उसको हल करने का प्रयास करिएगा। और कल कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस आपको 10-12 क्वेश्चन बता देंगे, तो उसको आप लगाइएगा। बाकी जो होगा उसको WhatsApp नंबर से कंसल्ट कीजिएगा। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब कल से मैंने 2 दिन में न्यूमेरिकल का लग जाएगा, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे।